तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड हमने एक्चुअली डे 1 पढ़ा था, जब हम डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पे थे। वहां पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन किया था। दैट इज द फर्स्ट पेज जो हमने यहाँ पे लिखा। सो एज फार एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंसर्न, इसकी डिवीजन क्या थी? इसकी डिवीजन थी कि हम दो चीजें बनाते हैं यहाँ पे। एक है हमारा इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, दूसरा है हमारा बैलेंस शीट, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है। सो व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट? बेसिकली फर्म कैसे अर्न कर रही है एक पर्टिकुलर पीरियड में, वो जानने के लिए हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसकी दो बाइफर्केशन है, ट्रेडिंग अकाउंट and profit and loss account. So we have met profit and loss account there in journal कि कहीं कहीं जहां infrequent transaction थे हमने profit and loss account को use किया था. It's basically accumulation of all the expenses for a period, normally a year, and income of that period, जो matching principle कहता है कि इनकम सारी एक तरफ ले आओ, एक्सपेंसेस सारी एक तरफ ले आओ, और उसका जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट या लॉस होगा। So that is what income statement is all about। ठीक है। So ये तो मैंने तुम्हें एक स्ट्रक्चरिंग दिखाई, जो कि हमने एक्चुअली क्लास जो हमारी पहली थी उसी में हमने बातें समझ ली थी इनको। ठीक है सर। Now what we are going to do, उससे पहले थोड़ी सी एक स्टोरी बैकग्राउंड लेते हैं कि हमें जो करना है उसका बैकग्राउंड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, say you purchase certain item plus you pay some expenses on purchase। ठीक है। आप पहले खरीदते हो, खरीदने के वक्त खरीदने का कुछ खर्च होता है, जैसे लाने का खर्चा है ऑल, फिर आप उसे सेल करते हो। तो आप जब इमीडिएट बाई कर रहे होते हो तो आप इतना सारा नहीं सोच सकते हो कि बेसिकली कि मेरा जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंस होगा वो बीच में कितना होगा। से मैंने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी है, लेट्स से एग्जांपल की मैंने 100 रुपीज का ये खरीदा है परचेज, और मुझे 10 रुपीज का लगा है खर्चा देने का, मतलब परचेज करने का, तो 110 रुपीज तो गए मेरे। अब 110 का मैं कितने में बेचूंगा? इमीडिएट काउंटर में बैठ के मैं सारे एक्सपेंस का दिमाग नहीं लगाता। आई जस्ट टेकन रफ आइडिया आउट ऑफ इट कि भाई नॉर्मली मेरा मार्जिन इतना होता है, तो मैं 30-35% कुछ भी एक ऐड करके एक प्राइस क्रिएट कर लेता हूँ, और से आई एम सेलिंग इट एट 150। सो दैट्स अ रफ आइडिया ऑफ द एक्सपेंसेस दैट आर गोइंग टू बी कवर्ड आउट ऑफ दिस प्रॉफिट। हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट का इमीडिएट नहीं निकाल सकता मैं, राइट? तो वो जो रफ मार्जिन आप लेते हो, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द ग्रॉस मार्जिन। ये जो 40 का प्रॉफिट आपको मिलता है, दैट्स बेसिकली द ग्रॉस प्रॉफिट, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रॉस मार्जिन। सो ओवर द काउंटर जो जितना आप सोच सकते हो उसके हिसाब से जो मार्जिन निकालते हो उसे आप ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट कह रहे हो। तो ये एक वेरिएबल है जो हमें आगे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है। ये ग्रॉस मार्जिन का क्या काम है? टू फंड द अदर एक्सपेंसेस। what are, there could be many expenses which would be funded by this, like rent, electricity, wages। ये सारे खर्चे जो है ये कहां से निकलेंगे? इसी मार्जिन से निकलेंगे, है ना? कि हमने जो मार्जिन तय की है उसी से ये निकलेगा। तो ये सपोजिटली जो कॉस्ट आ रही है तुम्हारी, दिस इज से -30, ये 30 रुपीज की कॉस्ट है। तो 40 से -30 हमने ये खर्च किए, ये जो खर्च है हमारे, तो ये आ रहा है 10। ठीक है। एंड दिस 10 इज बेसिकली व्हाट? ये 10 तेरी अल्टीमेट प्रॉफिट है, विच इज बेसिकली कॉल्ड द नेट प्रॉफिट और द बिजनेस प्रॉफिट, कि बिजनेस ने अल्टीमेटली कमाया कितना। ठीक है। ये जो कहानी है यही जाके ट्रेडिंग और पीएनएल बनेगी। जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें हम ये फाइंड आउट कर रहे होते हैं
ट्रेडिंग अकाउंट में हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और ये फाइंड आउट कर रहे होते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो बिजनेस प्रॉफिट होता है। सो दे आर बेसिकली टू स्टेटमेंट, ट्रेडिंग और पीएनएल इसी का पार्ट हुआ ना इनकम स्टेटमेंट का। दे आर बेसिकली टू स्टेटमेंट, बट दो ब्रेक के साथ है, कि एक ब्रेक में आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है और दूसरे ब्रेक में आपका नेट प्रॉफिट निकल रहा होता है। तो ये थोड़ा सा रफ एग्जाम्पल है, एकदम प्रॉपरली हमें इसे कैसे करना है, कौन से खर्चे कहाँ आएंगे, लाइक आई हैव जस्ट टेकन वन, द वर्ड इज एक्सपेंसेस एंड परचेज, दिस वुड बी एक्सटेंडिंग, इसके अंदर और क्या खर्चे आ सकते हैं। सो अब एक कंप्लीट पिक्चर हम देखेंगे थोड़े टाइम में। फिलहाल हम आगे जो देख रहे हैं वो फॉर्मूला बेस्ड कहानी है इन्हीं चीजों को निकालने की, फिर हम आएंगे अकाउंट्स पे, ठीक है। सो व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट, उससे पहले हमें जानना होगा व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कहीं कहीं शॉर्टकट में अभी डिनोट करूंगा मैं इसे एज अ COGS, आप लोगों की आदत पड़ जाएगी पर एग्जाम के लिए खतरनाक है, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या मतलब हुआ, कि जो गुड्स मैंने सेल करे उसकी कॉस्ट कितनी है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिटरली, है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन सिंपल वर्जन कैन बी इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है सर, सो दैट इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये है क्या चीज, ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, साल के स्टार्टिंग में जो आपने खरीद के रखा हुआ था। नेट परचेजेस बेसिकली परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स। तो जहां पर भी वर्ड नेट लगता है अकाउंट्स में, इसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है वहां, ठीक है। सो व्हाट इज नेट परचेजेस, नेट परचेजेस बेसिकली परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस मतलब स्टार्टिंग में जो गुड्स थे आपके पास, फिर आपने जो खरीदे, ये टोटल गुड्स हो गए। दिस इज व्हाट द टोटल गुड्स यू हैड दिस ईयर, my plus the direct expenses, that is the amount that you have paid to acquire this purchase, जो पैसा दिया आपने इसको अक्वायर करने के लिए। तो ये टोटल गुड्स जो है जिसकी कॉस्ट है आपके पास आ गई। यू मे टेल दिस, ये यहां से लेके यहां तक जो कहानी है इसको हम कह सकते हैं दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स, ठीक है। ये मेरी टोटल कॉस्ट होगी। क्या चीज कह रहा हूं मैं, ओपनिंग स्टॉक जो मेरे पास पड़ा था पिछले साल का, दूसरा जो मैंने इस साल खरीदा, दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स आई हैव, प्लस जो खर्च किया मैंने उसे खरीदने के लिए, दैट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स आई हैव दिस ईयर। इस साल जो मैंने खरीदा, मैंने इस साल जो मेरे पास गुड्स पड़े थे उसकी कॉस्ट इतनी है, माइनस द क्लोजिंग स्टॉक, जो साल के एंड में पड़ा था वो हटा दिया हमने उससे। तो किसका वैल्यू बचेगा, जो बेचे उनकी वैल्यू बचेगी, कि इतने गुड, इतना टोटल खर्चा था या इतना टोटल कॉस्ट के गुड्स थे हमारे पास और इतने के बच गए, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या देगा, दैट डिफरेंस वुड बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स हमने बेचे उसका कॉस्ट कितना है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय। अब इसकी जो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है कि देयर कुड बी चेंज इन लैंग्वेज। स्कूल वाले इसमें लैंग्वेज चेंज करके आपको यही सेम चीज दे सकते हैं, मतलब इन वेरिएबल्स के नाम डिफरेंट होंगे। नॉर्मली नहीं करते 11th लेवल पे, क्योंकि ये नाम 12th लेवल पे रेलिवेंट हो जाते हैं। ये हम बात सोल प्रोप्राइटरशिप की कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे को एक एक्स्ट्रा इसमें इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। सबसे पहले दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस
परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये सब्स्टिट्यूट होता है आपके नेट परचेजेस का, ये नेट परचेज का सब्स्टिट्यूट है ये वर्ड। फिर आप प्लस करते हो उसके साथ चेंज इन इन्वेंट्री, इट कुड बी प्लस और माइनस एक्चुअली। चेंज इन इन्वेंट्री क्या होती है? चेंज इन इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस द क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री स्टॉक, तो ये जो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक है, इसको ये यहां पे कह रहे हैं ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, जिसका नेट इफेक्ट लेते हैं वो, राइट। तो अभी तक हमने नेट परचेज ले लिया, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ले लिया, बाकी डायरेक्ट एक्सपेंस वैसे ही आएंगे जैसे आए हुए हैं वहां पे। सो सिंपली द फॉर्मूला हैजंट चेंज्ड, सिर्फ नाम में बदल रहा है, नाम बदल रहा है यहाँ पे। तो हमें एक्वेंटेड रहना चाहिए कि ये नाम और ये नाम सेम है और एग्जाम में कहीं मिक्स मैच करे वो, तो हमारे को आता हो। अब इसमें जो सबसे गहरी बात है, वो गहरी बात है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस? सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये वही वाले हैं जो अभी एग्जाम्पल में मैंने लिया था, एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस, जो वर्ड यूज किया था ना, वो होता है तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो दिस इज बेसिकली expenses relating to purchases और मैन्युफैक्चर। परचेज या मैन्युफैक्चर से रिलेटेड जो खर्चे हैं, वो सारे खर्चे इस डायरेक्ट कॉस्ट कहलाते हैं या डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट एज फार एज दिस एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज कंसर्न, कि हम डायरेक्ट एक्सपेंस किसको कहते हैं, राइट। सो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब हुआ एक्सपेंस जो परचेज या मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है। मैन्युफैक्चर साथ में ऐड हुआ इन केस देयर इज अ फैक्ट्री कंडीशन, कि आप फैक्ट्री चलाते हो, फैक्ट्री में गुड्स बनाते हो, फिर उस गुड्स को सेल करते हो, राइट। तो उसे हम मैन्युफैक्चर में ऐड करते हैं। तो मतलब कहने का है कि गुड्स जब आपके शॉप तक या आपके वेयरहाउस तक पहुंच जाए और सेलेबल कंडीशन में आ जाए, तब तक के सारे खर्चे को हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, और उसके आगे के खर्चे दूसरी कैटेगरी में क्लासिफाई होंगे। यानी कि आपके शॉप या वेयरहाउस तक लाने का जो भी कॉस्ट पड़ रहा है आपके गुड्स का, वो उसके पीछे जो खर्च हो रहे हैं, एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज बेसिकली योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल्स कुड बी वर्ड वेजेस, क्योंकि नॉर्मली द वर्ड वेजेस इज कनेक्टेड विद व्हाट, द लेबर्स हु आर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स और अपलोडिंग या लोडिंग या अनलोडिंग में लगे हुए हैं, उनको हम वेजेस देते हैं। वी विल इंक्लूड वेजेस एंड सैलरीज है, वर्डिंग्स का खेल है, बट नॉट सैलरीज एंड वेजेस। हम वेजेस लेंगे, अगर वर्ड वेजेस एंड सैलरीज है तो वो भी लेंगे, बट नॉट सैलरीज एंड वेजेस, क्योंकि उसमें वर्ड पहला सैलरी आता है, इसलिए नहीं ले रहे। क्योंकि सैलरी वर्ड वुड मीन गिवन टू द एग्जीक्यूटिव्स जो एसी में बैठे हुए हैं, राइट। सो wages or the word wages and salaries, that's definitely a direct expenses but not the reverse, that is salaries and wages हो जाए तो डायरेक्ट में नहीं लेंगे, ठीक है। वर्ड कार्टेज, कैरेज, फ्रेट या फिर इनका इनवर्ड, ठीक है। क्योंकि कैरेज, कार्टेज या फ्रेट क्या हुआ, ये ट्रांसपोर्टेशन खर्च हुआ डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, और इनवर्ड का मतलब क्या हुआ, लाने का खर्चा, नॉट द आउटवर्ड वंस। अगर कैरेज आउटवर्ड है, कार्टेज आउटवर्ड है, फ्रेट आउटवर्ड है, वो नहीं आएगा, वो माल भेजने का खर्चा है, वो सेल का खर्चा है, परचेज का खर्चा नहीं है, ठीक है। द वर्ड पावर एंड फ्यूल, सो पावर वर्ड एंड फ्यूल जो है, ये दोनों यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में। नॉर्मल शॉप में ये चीजें नहीं लग रही होती, so that's why they are cost for manufacture। तो ये भी हरदम आएंगे तुम्हारे डायरेक्ट कॉस्ट में या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर हीटिंग एंड लाइटिंग
एंड कंबाइंडली हीटिंग एंड लाइटिंग, ये जो आ रहा है ये इसकी वजह से आ रहा है, यहाँ पे हीटिंग जो वर्ड है उसकी वजह से ये आ रहा है। अगर वर्ड सिंगली लाइटिंग होगी दैट वोंट कम अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट इफ द वर्ड इज हीटिंग एंड लाइटिंग और लाइटिंग एंड हीटिंग, वो आएगा यहाँ पे, क्योंकि हीटिंग इज अबाउट अ बॉयलर काइंड ऑफ थिंग, जहां पे आग वगैरह लगाते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट एक बिजनेस सिनेरियो में, राइट। सो जो हीटिंग एंड लाइटिंग वर्ड है, इसमें हीटिंग की वजह से ये डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आ रहा है। फिर आता है आपकी प्राइमरी पैकिंग। फॉर एग्जाम्पल बॉक्सेस एंड लेबल्स। प्राइमरी पैकिंग का मतलब हुआ कि जो इनिशियल पैकिंग होती है, जैसे ये मार्कर अगर बन रहा है तो इसके ऊपर जो ये प्लास्टिक लग रहा है या कोई चीज इस पे लगा रहे हो, दैट इज द इनिशियल पैकिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट, है ना। तो वो इनिशियल पैकिंग इज टेकन और द प्राइमरी पैकिंग इज टेकन एज अ डायरेक्ट कॉस्ट। अब सेकेंडरी पैकिंग भी तो हो सकती है ना, इसके बाद इसका अपना बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर फिर बॉक्स है, तो वो सेकेंडरी पैकिंग होगी। हम बात कर रहे हैं प्राइमरी पैकिंग की, कि जो इस प्रोडक्ट को किसी डब्बे में डालने के लिए जरूरी है आपके, राइट। सो दैट्स कॉल्ड बेसिकली द प्राइमरी पैकिंग, वो भी आपका डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट इन रिलेशन टू मटेरियल इज विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट देख के हम बता सकते हैं कि ये डायरेक्ट है। लाइक इसमें जो इंक लगी है, इसमें जो प्लास्टिक लगा ऊपर वाला, दे आर डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो वो हम कहीं ना कहीं ले चुके हैं अपने परचेज प्राइस वगैरह में, जो इसका खर्चा है रॉ मटेरियल का। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द पैकेजिंग है, ठीक है। द लास्ट वन इज इंपोर्ट ड्यूटीज और dock charges or octroi. These all words are in relation to your imports. ये जो shipment के taxes होते हैं, be it by sea or air, जिससे भी लाओ, तो ये खर्चे जब लगाते हो तो वो किस लिए लगा रहे हो? गुड्स मंगवाने के लिए लगा रहे हो। So these costs would be included in direct cost. तो ये एक लिस्ट है जो अपने आप में ऑलमोस्ट एग्जॉस्टिव है आपके चैप्टर के लिए। इसके बियॉन्ड जब अगर कोई चीज आती है तो जो जजमेंट होगा हमारा, वो जजमेंट हमारा इस पे चलेगा, इस पे, कि क्या वो परचेज या मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है, कि अगर इसके बियॉन्ड किसी खर्चे को मुझे जज करना है। एंड माइंडेड परचेज एंड मैन्युफैक्चर से के लिए किया है का मतलब होता है कि टू द पॉइंट ऑफ परचेज, टू द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ऐसे तो सब कुछ रिलेट कर ही दोगे कि भाई मैंने गुड सेंड किए, उसका खर्चा दे रहा हूं तो मैं परचेज किया हूं तभी तो कर रहा हूं, वो इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं चाहिए। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ परचेज एंड द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर तक जो खर्च हो रहा है हमारा, ठीक है। सो दैट्स बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब हमारे पास दो और है छोटे छोटे, वो मैं यहीं कवर करूंगा अभी। सो ये तो यहाँ पे खत्म हो गया कहानी। अब मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूं दूसरी कहानी। सर हाँ सर। सर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक सेम नहीं होते हमेशा? भाई तू गजब की बात कर रहे। जनवरी 1 और 31 जनवरी एक ही चीज होती है, वो अलग बात है, फ्लो ऑफ पार्टी चली जाती है वहां तक, बट सेम कैसे होगा? अगर मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल 1 2019 की और मैं बात कर रहा हूँ 31 मार्च 2020 की, तो दोनों सेम कैसे होते हैं? अच्छा ओके सर। अच्छा उसी साल का डिफरेंस है फाइनेंशियल, भाई बीच में। अच्छा सर उसी फाइनेंशियल ईयर का। और और वो होगा पिछले गजब वाले से इस जोक मार वाले रहा का। है तो सेम ही फाइनेंशियल ईयर का मैं काम करूंगा ना यार। मैं अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा मैं अलग अलग ईयर का बनाऊंगा, नहीं नहीं सेम ईयर की बात करूंगा, एक साल की बात करूंगा, दैट स्टार्टिंग विद एनी अप्रैल 1 एंडिंग ऑन एनी नॉट, उसके नेक्स्ट है मार्च 31 को जो क्लोज हो रहा है, उसी की तो बात करूंगा, ओके सर। ठीक है। तो अभी फिलहाल हमने एक पढ़ा, ये दिस वाज द फर्स्ट वन, ये हमने देखा। अब हम दूसरा फॉर्मूला देख रहे हैं। अभी तक ये एक फॉर्मूला चल रहा था, ठीक है सरकार, दैट्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब हम दूसरे पे आ रहे हैं, दैट्स व्हाट वी वर टारगेटिंग फॉर, दैट्स वी वांट टू फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालनी है। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट इज सिंपली नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है।
कि जो आपने सेल करी है, नेट सेल्स का क्या मतलब हुआ, जैसे नेट परचेज बाइफरकेट हुआ वैसे ये बाइफरकेट होगा, दैट इज सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स। जहां पर भी वर्ड नेट लगता है वहां पे ये डिडक्शन कुछ ना कुछ हुई है, ठीक है। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज नेट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यू हैव फाउंड राइट जस्ट नाउ। तो ये वही स्टार्टिंग वाला है कि परचेज 100 की है ना, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो क्या है, 100 की परचेज 10 रुपए का खर्चा, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स वो दूसरी वाला 150 रुपया था जो अभी हमने देखा, तो द डिफरेंस वुड गिव अस व्हाट, द ग्रॉस प्रॉफिट। समझ में आ रही है बात। नाउ ऑब्वियसली इनके भी थोड़े से टर्म ट्विस्ट किए मैं आगे जाके। तो इसका जो टर्म है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या नाम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और इसका जो नाम है वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ये नाम भी आप लोगों को आने चाहिए क्योंकि स्कूल में यूज हो सकते हैं ये नाम इंस्टेड ऑफ नेट सेल वर्ड एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो तुम्हें इन वर्ड से एक्वेंट होना है। अब आज नहीं होगे तो 12th में होगे, कहीं तो होना ही पड़ेगा, राइट। सो दैट्स बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट। फिलहाल हमारे लिए क्या है ग्रॉस प्रॉफिट, प्राइमरीली हम ये फॉर्मूला भी यूज स्टार्टिंग में करेंगे सो दैट हमें समझ में आसानी से आए। धीरे धीरे जब वर्ड आएंगे तो अपनी ये बातें समझ में आ जाएंगी, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेक्स्ट इज जो आखिरी है, दैट इज वी वांट टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और द बिजनेस प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। सो मैंने जैसे कहा दिस इज एन एक्सटेंशन, 40 रुपए का हमारा जैसे वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आया था उससे दूसरे और खर्चे निकलेंगे। सो नेट प्रॉफिट वोट ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट होगा, उससे और खर्चे निकालेंगे। सो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होंगे इसीलिए ये रेलिवेंट है यहां पे। मैं इसकी डेफिनेशन लिखने वाला हूं नेगेटिवली, दैट इज अदर देन डायरेक्ट। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू कांट हैव अ लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, राइट। कैन यू इमेजिन अ लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, अनलिमिटेड लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है, सब याद करे बैठ के क्या। तो हमारे पास एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस की है, तो हम इनडायरेक्ट की याद थोड़ी करेंगे। जो एक्सक्लूड होके यहां से बचा वो दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, राइट। एंड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तुम लोग मतलब चैप्टर्स पढ़ गए हो ना जर्नल वगैरह, तो तुम्हें तो अब एक्सपेंस का मतलब पता है, राइट। यू कैन रिकॉग्नाइज एक्सपेंसेस आउट ऑफ द, अगर बहुत सारे आइटम दिए हुए हैं तो उसमें से एक्सपेंसेस कौन से वो तो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं ना तुम लोगों से। तो जो डायरेक्ट में क्लासिफाई होंगे वो तो आएंगे डायरेक्ट में, इसके अलावा जितना है सबका सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सो देयर ओनली टू क्लास ऑफ एक्सपेंसेस। तो पहला हमने मजबूती से डिफाइन किया हुआ है, दूसरा उसको छोड़ के जितना है वो सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एंड प्लस अदर इनकम, प्लस other income, and that would mean other than sales। ये भी हमने नेगेटिवली डिफाइन किया फिर से कि भाई सेल एक ऐसी इनकम है जो पहले हम कंसिडर कर चुके हैं, दैट इज आवर रेवेन्यू। इसके अलावा अगर कोई और इनकम है जैसे डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, वो सारी यहां पे आ जाएंगी क्योंकि वो मेन ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, so that's basically called the net profit। इन दोनों के बीच में एक और प्रॉफिट आता है जिसे हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, बट उसे अभी नहीं डिस्कस करेंगे, राइट। वो जरूरी नहीं है हर स्कूल में पढ़ाया जाए, बट हम आएंगे उस पर। फिलहाल हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट है। सो वी हैव डन ऑल द थ्री फॉर्मूलाज, दैट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब हमने जो चीज स्टेटमेंट में बनानी थी वो हम फॉर्मूला बेस सीख चुके हैं कि कैसे निकालना है, मतलब सीख चुके हैं फॉर्मूला, अभी निकालना नहीं सीखा, सीखते हैं थोड़ी देर में। Come on, Angad. Illustration 9. Calculate gross profit when total purchases during the year are 8 lakh. Return. Hold on. Total purchases are how much? Sir, 8 lakh. 8 lakhs और
Return outward 20,000. Return outward 20,000. Direct expenses, sir, 60,000 है. Direct expenses 60,000. Yes, sir. Okay, next. And 2/3 of the goods are sold for 6,10,000. Basically sales ही दे रखी है हिसाब से ना. This is basically sales is how much? The 6,10,000. 6,10,000. ये तो नाइंसाफी है. तो ये कहानी है हमारे पास, है ना? और कुछ है? No, sir. तो इसमें फॉर्मूला से ज्यादा जो मैंने समझाया वो लगना था, इसीलिए सबसे पहले ये लगा. फॉर्मूला वाला खेल तो तुम लोग अच्छा ही खेलते हो, है ना? प्रॉब्लम यहाँ पे यहाँ समझदारी लगेगी. उसने कहा है दो जो गुड्स थे उसका 2/3 मैंने बेचा है 610 पे. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा? सो इन बाय नॉर्मल डेफिनेशन वी डोंट हैव क्लोजिंग इन्वेंटरी, पर हमें पता है गुड्स तो बचे हुए हैं ना, 2/3 है, तो इसका मतलब 1/3 तो बचा हुआ होगा ना कहीं पे. सो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. So cost of goods sold can be said as 2/3 of the total cost. Total cost मैंने क्या डिफाइन की थी? Total cost is equal to opening inventory, जो कि है नहीं, वो हम कहीं ना कहीं प्रेज्यूम कर सकते हैं कि पहला साल है बिजनेस का. 2/3 of what? 2/3 of total purchases, that is 8 lakhs. Minus 20,000 return outward और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000. ये आपकी टोटल कॉस्ट बनती है ना. ओपनिंग स्टॉक अगर नहीं गिवन है तो चल जाएगा. वी कैन अज्यूम दैट देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक, रीजन बीइंग दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, राइट? ये हम अज्यूम कर सकते हैं, पर क्लोजिंग स्टॉक एविडेंटली है यहाँ पे, क्योंकि हमने पूरे गुड्स नहीं बेचे, हमने 2/3 पोर्शन ऑफ द गुड्स बेचे, राइट? सो जो टोटल कॉस्ट है अगर मैं उसका 2/3 निकाल लूं तो मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा. सो व्हाट द वैल्यू क्या आ रही है? 8,40,000 का 2/3 निकालना है ना. हाँ जी, कितना आ रहा है भाई? 5,60,000. हाँ भाई, 5,60,000. कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 12,60,000 माइनस करना. 5 lakh. 5,60,000. हाँ, अच्छा लग रहा है मुझे. So 5,60,000 is basically the cost of goods sold. ठीक है. अब मैं चाहूं तो नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट जो ये चार है निकाल सकता हूं. सो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? नेट सेल्स. नेट मतलब सेल्स रिटर्न तो गिवन नहीं है, तो 610 ही ले लूंगा, लेस 5,60,000. सो द डिफरेंस इज 50,000. दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट. कोई दिक्कत है? चलो अक्षत जी, अगला क्या नंबर है? 11. It was too easy. I won't talk to you. सुविज्ञा, सॉरी इजी के लिए नहीं दे रहा मैं, इसे इस फसाने में मजा आता है. सुन रही है? सुविज्ञा कहाँ गई? Yes, sir. 11 बता यार. अच्छा. Opening stock 15,000. ओपनिंग स्टॉक कितना है? 15,000. थोड़ा जोर से बोल ले बेटा. 15,000. 15,000. अभी Sales. लग रहा गलत लिख रखा है मैंने. क्या? ये ठीक है 15,000. हाँ. बोलो फटाफट. Sales 48,000. सेल्स 48,000. Carriage inwards 3,000. कैरेज इनवर्ड 3,000. Sales return 3,000. Sales returns 3,000. Gross profit 18,000. That's already given to us. That's gross profit 18,000. Purchases 30,000. Purchases 30,000. Purchases return 2,700. 2,700. Calculate closing stock and cost of
तो बट ऑब्वियस ज्यादातर जो फर्स्ट टू फॉर्मूले है उसको होप करना पड़ता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट को किसी एक को कंप्लीट कर पाएंगे और दूसरे को इनकम्प्लीट को कंप्लीट करेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों है नहीं मेरे पास, तो पहले बड़ा वाला फॉर्मूला तो लग नहीं सकता, है ना, क्योंकि बड़े वाले फॉर्मूला जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का है उसमें कोई एक वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिसिंग हो तो, और बाकी दिए होने चाहिए ना, यहाँ तो क्लोजिंग स्टॉक ही मिसिंग है। तो पहले हम सबसे पहले दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जीपी और नेट सेल्स गिवन है हमारे को, ये रही यहाँ पे नेट सेल्स, है ना। So we can find out what? We can find out cost of goods sold is equal to net sales, that is how much? 45,000, और इधर आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट तो माइनस हो जाएगा 18,000, ठीक है। सो दैट इज हाउ मच? 27,000 आपकी ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। समझ में आ रही है ना बात? फॉर्मूला ही ट्विस्ट कर रहा हो यार, है ना। अब ये दूसरा वाला फॉर्मूला लग गया तो पहला वाला लगा दो। यू गॉट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, that is 27,000. I'm putting the next one, that is opening stock is at 15,000, per net purchases at 30,000 minus 2,700, डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे हम पे कैरेज इनवर्ड है और क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन है, तो वी कैन फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक, जस्ट द गेम ऑफ फॉर्मूला। इसमें क्या नया है ना। अब इससे क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो, बट एक बात सुन लो, ये इतने जो स्मार्टनेस दिखा रहा हूं मैं, तुम नहीं दिखा सकते, तुम्हें पूरा फॉर्मूला लिखना होता है, समझ में आ रही ना बात? यू हैव टू राइट द फॉर्मूला इन फुल देन पुट द फिगर्स, ठीक है। तो नाउ यू कैन फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज इक्वल टू, आई डोंट वांट टू कैलकुलेट एक्चुअली, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फटाफट आप। जस्सी अगला क्या है? 12। यस सर। बता भाई क्या करना है। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, फिर परचेजेस 2,80,000, परचेजेस 2,80,000, क्लोजिंग स्टॉक 80,000, क्लोजिंग स्टॉक 80,000, वेजेस 2,000, वेजेस 2,000, फ्राइट इनवर्ड्स 3,600, फ्रेट इनवर्ड 2,600। सर 3,000। फिर मैं ऐसे कैसे सुन रहा हूँ तेरा? 3,000। अगला आगे बोलो। 3,600 था। ये तो अलग अलग खेल रहा है यार मेरे से, पहले 3 बोला। चल ठीक है आगे बोलो। कैरिज इनवर्ड्स 1,000, कैरेज इनवर्ड 1,000, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स इज 20%, GP on sales is 20%। 20%। बहुत बढ़िया। बहुत चीजें हैं, पर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक तो पहुंचा पा रही हैं भाई। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है, परचेज गिवन है, तुम्हारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस चूज हो सकते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो प्यार से निकल रहा है। ये एक्चुअली देखो तो ये सारा काम क्या है, ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही दे रहा है तुम्हें, दिख रहा है क्या? है भाई। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैन बी गिवन एज व्हाट? 1 लाख प्लस 2.8 लाख परचेज है, परचेज रिटर्न तो है नहीं हमारे पास, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे वेजेस, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड तीनों आएंगे। सो ये 2,000 प्लस 3,600 प्लस 1,000 ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आ गए, और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 80,000 पे, तो 80,000 वो भी आ गया। सो यू कैन गेट द क्लोजिंग स्टॉक, जस्ट द फॉर्मूला। समझ रहे हैं सर? तो 1 + 2 3.8 हो गए, 3.8 - 8 3 हो गया, 3 से फिर हटा दो ये। 3,06,600। जोर से बोलना पड़ेगा भाई। सर 3,06,600। 3,06,600। अच्छा चलो गुड, ठीक है। अब क्या है, ये तो हो गया। अब हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट निकालनी है, निकाल लोगे क्या? व्हेन जीपी इज 20% ऑन सेल, निकल जाएगा क्या? बता भाई जस्सी, जस्सी क्या सर? अरे बता अब क्या करूं आगे? जीपी ऑन सेल 20% कह रहा है, लग जाएगा क्या इस पे?
हाँ शायद। तो क्या है शायद, इतना तो पढ़ पढ़ के आए हो। सेल पे लगना है, कॉस्ट ऑफ सेल पे कहाँ से लगा दूं? ये वही कहानी वापस आके तो रुक गई, सेल और कॉस्ट वाली। समझ रहे हो क्या कुछ? ये जीपी ऑन सेल बोला है, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है सर। कॉस्ट है यहाँ पे, सेल नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, कॉस्ट। सेल्स प्राइस, नेट सेल्स है सेल। तो ये 20% ऑन सेल कह रहा है, मैं कहां से अप्लाई कर दूं 3,06,600 पे? कर सकता हूं क्या? नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? ये पुरानी बात है ना, इसलिए अटक जाता हूं। पुरानी बात जहां थी, समझा करना मेरी प्रॉब्लम। बोल क्या करूं इसका? तो वो दूसरे फॉर्मूला में डालेंगे। तो डाल देना भाई, मना थोड़ी क्या है तुझे। जीपी ऑन सेल इज 1, ये अगर तू लेता है जीपी ऑन सेल इज 20%, तो यहां से दिख रहा है 1/5 ऑन सेल, तो 1/4 ऑन कॉस्ट पे ला नहीं सकता क्या? हाँ। तो ये सब भूलने से थोड़ी चलेगा, ये तो लाइफ हो जानी चाहिए अब। ठीक है। तो ऐड जीपी कर दे इसमें, जीपी ऐड कर देते, दैट इज 3,06,600 इंटू 1/4, तो आ जाएगी नेट सेल्स। जो भी आंसर चाहिए हम। कोई दिक्कत है क्या? बोलो यार, कैलकुलेशन ही तो है। 3,06,000 1/4 कैसा आया? ऐसा 1/4 कैसा आया? ये बच्चों वाली बातें करके फिर गुस्सा दिला रहा था मुझे। ये बचपन में सीखा है हमने जर्नल में, वो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने किया जीएसटी में 10,000 बार, उसका उसमें ये सीखा नहीं कि इफ दिस इज 1/5 ऑन सेल्स सो इट वुड बिकम 1/4 ऑन कॉस्ट। ये 1/5 ऑन सेल नहीं दिख रहा तुझे? यस सर। तो 1/5 ऑन सेल से अगर मुझे कॉस्ट पे लाना है तो क्या करूंगा? सरकार बोलिए। सर 1/4 ऑन कॉस्ट। वो तो दिख रहा है ना भाई, तुझे याद आया कि ना, वो बोलिए। सर याद आ गया वो हाँ। क्वेश्चन किया। सो यू कैलकुलेट द अमाउंट्स, पर फंडा समझो वो पुराना वाला आके वापस चिपक गया यहाँ पे तुम्हारे साथ। समझ में बात आ रही है? अक्षत को मैं यही फंसाने वाला था, पर तू फंस गया यार। आई डोंट लाइक इट। एनीवेज अक्षत, आखिरी 15 करते हैं, खत्म करते हैं। ओपनिंग स्टॉक 20,000, अब मुझे डायरेक्ट आंसर बता, मेरे पास इतनी जगह नहीं, वैसे लिख लूंगा 15 का। हाँ चल, ओपनिंग स्टॉक 20,000, हाँ कैश सेल्स 60,000, हाँ क्रेडिट सेल्स 40,000, हाँ परचेजेस 70,000, हाँ rate 70। of gross profit on cost 33 1/3%. 33 1/3%, वेरी नाइस। क्या करेंगे इसका भाई? तो ओपनिंग स्टॉक, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स दिए, इससे तो टोटल सेल्स मिल जाएगी, और नेट सेल्स क्योंकि सेल्स रिटर्न है नहीं, और परचेज गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक है नहीं हमारे पास। वेरी कंफ्यूजिंग। कैसे करें भाई स्टार्ट? तो स्टार्ट करने के लिए हमारे पास है कुछ है सर? हमारे पास सेल्स है। समझ में आ रही बात? ये सेल्स दिख रही है तुझे? Yes sir. वी कैन से सेल्स इज इक्वल टू 60 + 40, ये लिख सकते हैं ना? Yes sir. सो 1 लाख की सेल आ गई, तो वहां पे जो कहानी थी कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल दिया था, तो तू कॉस्ट पे कन्वर्ट किया है ना? तो अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे दिए, तो सेल पे कन्वर्ट कर। भाई नहीं लगा सकता ना 33 1/3% 1 लाख रुपए पे, क्योंकि ये ऑन कॉस्ट है। Yes sir. तो अब कैसे निकाले? 33 1/3% का मतलब तो समझते होगे ना सर आप? Yes sir. क्या होता है? 1/3 होता है सर. हाँ, बहुत ब्यूटीफुल। तो दिस इज 1/3। ये अगर 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो फिर 1/4 ऑन सेल्स नहीं निकल रहा क्या? हाँ सर, Yes sir. ये 1/4 ऑन सेल्स निकाल सकते हैं ना? Yes sir. वही का उसी चीज का रेसिप्रोकल किया ना हमने, Yes sir. कि हमारे को वहां पे ऑन सेल दिया था, हमने कॉस्ट में कन्वर्ट किया क्योंकि हम पे कॉस्ट थी, अब हम पे सेल है।
अब हम पे क्या है मजबूरी, अब हम पे सेल है मजबूरी। अब सेल गिवन है और कॉस्ट के रिलेशन में जीपी दे रखा है, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे सेल के रिलेशन में। नाउ आई कैन डू दैट, आई कैन ऐड ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 1/4 ऑफ 1 लाख, सॉरी डिडक्ट नॉट ऐड, क्योंकि सेल से माइनस करूंगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा मुझे, है ना। So minus GP, that is 1/4 of 1 lakh, that's 25,000. So you can get your cost of goods sold at 75,000. समझ में आ रही है बात? यस सर। तो थोड़ा फॉर्मूला से खेलना है सर, ज्यादा भी इतना नहीं खिलवा रहा है, डिसेंटली थोड़ा थोड़ा दिमाग लगवा रहा है तुम लोग का।